हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है सभी के? एकदम बढ़िया। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल एलएचएस फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की बुक चल रही थी, जिसका यूनिट नंबर 1 कल हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कितने चैप्टर थे? 3 चैप्टर थे। तीनों चैप्टर हमने थ्योरेटिकल रूप से भी और न्यूमेरिकल रूप से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा फोकोलोलक, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ी और उसके कुछ फॉर्मूले देखे जो कि इंपॉर्टेंट था। डायग्राम में आपको नहीं जाना है, सिवाय कंफ्यूजन के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बस ये याद रखना है कि फोकोलोलक में कौन सा घटक कार्यरत होता है, लंबवत घटक ओमेगा साइन लैम्डा। तो ये तो थी इसकी थ्योरी। अब आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर के? इसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 आपेक्षिक घूर्णन जो गति थी हमारे पास, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में हर बार पूछे जाते हैं, मतलब बीएससी में लास्ट ईयर्स में जो आए हैं क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या अब पूछे जाएंगे। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन, ध्यान से पहले क्वेश्चंस को समझेंगे फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। हर क्वेश्चन इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम क्या है जी? वो है कि आपको जो तीनों चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उनका बारी बारी से आप रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है जी? क्योंकि रिवीजन नहीं किया तो आपकी जो मेहनत है, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आपके व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स ऐसी टेक्निक है कि आप बार बार रिवीजन करेंगे तो ही आपके पास रहेगी, वरना ये बहुत जल्दी दूर चली जाती है। समझ में आ गया? तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कॉपी पेन निकाल लिए होंगे आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप कि कितने समय में एक फोकोलोलक, कुछ फोकोलोलक के क्वेश्चन है, कुछ और मेथड के भी क्वेश्चन है। कितने समय में एक फोकोलोलक का दोलन तल, दोलन तल का मतलब है आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करेगा। आवर्तकाल का मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो एक चक्कर पूरा करेगा जबकि वह निम्न स्थितियों पर स्थित है। पहली है भूमध्य रेखा पर, दूसरा है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और तीसरा है उत्तरी ध्रुव पर। देखिए, समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन दोबारा देखिए। एक फोकोलोलक है, ठीक है, उसका दोलन तल यानी आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है। क्या? आवर्तकाल यानी टी ज्ञात करना है जब वह निम्न स्थितियों पर होगा। भूमध्य रेखा पर, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी ध्रुव पर। सीधा सा है, लैंग्वेज पर ना जाएं। पता चल गया क्वेश्चन का एम क्या है कि हमें फोकोलोलक का आवर्तकाल निकालना है जब वह निम्न स्थितियों पर स्थित होगा। सिंपल है। फोकोलोलक का आपके पास क्या है? फॉर्मूला है। देखिए, इजी क्वेश्चन है लेकिन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, इसमें फंस जाते हैं अधिकांश। तो कि दोलन तल क्या है, याद रखेंगे दोलन तल आवर्तकाल है, टी है। क्योंकि इसकी आगे इसने बता भी तो दिया, एक चक्कर पूरा करने में। समझ जाना कि एक चक्कर पूरा करना मतलब आवर्तकाल। तो दोलन तल क्या है? आवर्तकाल क्या होगा जबकि वह स्थित है। कहां कहां स्थित है? भूमध्य रेखा पर, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी ध्रुव पर। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए, सबसे पहला मैं ले लेता हूं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर का मतलब क्या है? जब फोकोलोलक भूमध्य रेखा पर हो, भूमध्य रेखा पर हो। अब आपका जो फोकोलोलक है इस बार हमने भूमध्य रेखा पर रख दिया। ये जो अर्थ है इसका, ये जो क्या है? भूमध्य रेखा। यहां पर हमने एक फोकोलोलक रख दिया इस प्रकार से वो ऐसे गति कर रहा है। ठीक है जी? तो ये रख दिया हमने इस पर, भूमध्य रेखा पर। फिर हम कहां रखेंगे? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर उत्तरी ध्रुव पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। मतलब 3 स्थितियों पर हम फोकोलोलक रखेंगे इस प्रकार से। और फिर हम देखेंगे कि इसका आवर्तकाल भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखने पर कहां का क्या क्या मान होता है। समझ में आ गया जी क्वेश्चन? चलिए, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। पहला भूमध्य रेखा पर मैं रख रहा हूं किसको? फोकोलोलक को। अब फोकोलोलक का आवर्तकाल हमने किस प्रकार से निकाला था? टी बराबर, हमने सबसे पहले मैं दोबारा निकालना बता देता हूं, 2 पाई अपॉन का ओमेगा था। आवर्तकाल का सूत्र होता है 2 पाई अपॉन का ओमेगा। अब मैंने बताया था कि ओमेगा क्या होगा?
फोकोलोलक में ओमेगा का कौन सा घटक कार्य करेगा? लंबवत, ओमेगा साइन लैम्डा, बताया था ना बार बार से। तो यहां हम लिख देंगे 2 पाई अपॉन का ओमेगा साइन लैम्डा। अब ये तो है फोकोलोलक का आवर्तकाल, 2 पाई अपॉन ओमेगा मैं पृथ्वी का मान लेता हूं, यहां पर टी डैश मान लेता हूं उसको, 2 पाई अपॉन का ओमेगा किसका है? पृथ्वी का। देखिए मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, ये डेरिवेशन कल ही हो चुका था। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? टी डैश। अब टी डैश पृथ्वी का आवर्तकाल कितना है? 24 अपॉन का साइन लैम्डा। तो फोकोलोलक का आवर्तकाल आ चुका था 24 अपॉन का साइन लैम्डा। बस ये तो हमने कल ही कर लिया था, मैंने आपको फिर से रिकैप करा दिया ताकि आपको इस क्वेश्चंस में फील आ सके। अब देखिए लैम्डा का मान हमें दिया हुआ है, लैम्डा का मान रख रहा है, केवल आवर्तकाल निकालना है। क्वेश्चन यही है, दोलन तल एक चक्कर पूरा कब करेगा और कितने समय में करेगा, बस मतलब टी का मान ज्ञात करते चलिए। पहला है भूमध्य रेखा पर, इफ यदि लैम्डा इज 0 डिग्री, भूमध्य रेखा पर लैम्डा कितना होगा? अभी अभी बताया था 0 डिग्री होगा। तो जब 0 डिग्री होगा तो साइन लैम्डा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो अब यहां से आवर्तकाल कितना हो जाएगा? टी बराबर 24 अपॉन का साइन लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 0, यानी अनंत। आवर्तकाल का मान कितना हो गया है? अनंत। बोलिए कोई प्रश्न कोई ज्यादा हार्ड थोड़ी ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, उसके अंदर लैम्डा का मान कितना है हमारे पास? 45 डिग्री। मैंने अभी अभी डायग्राम से बता दिया था 45 डिग्री हो जाएगा इस बार। अब फॉर्मूला ये काम करेगा, बस फॉर्मूला यही काम करेगा जो कि मैंने कल ऑलरेडी बता दिया था, आज आपको फिर से रिकैप करा दिया है। तो अब देखिए लैम्डा का मान यहाँ 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 अपॉन का √2। तो मान रख दीजिए टी बराबर 24 अपॉन का 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा तो टी का मान हो जाएगा 24√2। टी का मान कितना हो जाएगा? 24√2। अब ये है जो आवर्तकाल किस में आएगा, यहाँ पर हम हावर्स में ही लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसके मात्रक भी लिखते हुए चलते हैं, घंटे इतने हो जाएंगे, यहाँ अनंत घंटे हो जाएंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और अब जो हमारे पास तीसरा आएगा ना, उसमें लैम्डा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अभी अभी बताया था ना मैं डायग्राम बना के, बिल्कुल 90 हो जाएगा। अब 90 है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और जब साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो टी इज इक्वल टू 24 अपॉन का साइन 90 की वैल्यू 1, तो यानी 24 आवर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन हर साल लगभग पूछा जाता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया प्रॉब्लम कहाँ होगी, यहाँ पर। कंफ्यूजन हो जाएंगे स्टूडेंट्स की दोलन तल क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। बता दिया हूं मैं दोलन तल क्या है, आवर्तकाल। अभी इससे भी नहीं पहचानो ना तो आगे देख लेना, एक चक्कर पूरा करना है। तो एक चक्कर पूरा करने को क्या कहते हैं? हम आवर्तकाल बोलते हैं। अब आवर्तकाल पूछ रहा है जब ये फोकोलोलक को यहां रखता है। अब आप जानते हैं कि फोकोलोलक का जो आवर्तकाल है वो होता है टी बराबर 24 अपॉन का साइन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री, 45 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री ध्रुव पर हो जाता है। जैसे जैसे मान रखा हमने टी बराबर इन्फिनिटी हावर्स आ गई, दूसरे में 24√2 हावर्स आ गई, और तीसरे में हमारे पास 24 हावर्स आ गए। तो ये तो था हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ गया है? चलिए यहां तक आप नोट करिए। कर लिया नोट? चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। देखो फोकोलोलक क्या है समझ में नहीं आता है, क्योंकि यह क्या है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, जो कि मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया है, ठीक है। केवल इसमें एक ही याद रखना है कि ओमेगा का कौन सा घटक इस पर कार्यरत होगा। चित्र में आपको पढ़ना नहीं है, सीधा डेरिवेशन तो देखो बिल्कुल छोटा है, अभी अभी कराया था मैंने, फिर से करा दिया आपको, तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है जी। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने का ही फेर होता है बीएससी में, क्लियर बात है ये। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करो कि फोकोलोलक का दोलन तल 15 साइन लैम्डा डिग्री प्रति घंटा की दर से घूर्णन करता है। अब ये क्वेश्चन क्या आ गया, ये तो सिद्ध क्वेश्चन करवा रहा है। देखिए अब फोकोलोलक का दोलन तल, यानी फोकोलोलक का दोलन तल का अर्थ बता दिया मैं, आवर्तकाल 15 साइन लैम्डा डिग्री प्रति घंटा की दर से घूर्णन करता है, ये हमें सिद्ध करना है। आवर्तकाल का मतलब समझ में आ गया, मतलब वो एक चक्कर पूरा कर रहा है। आवर्तकाल का मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। अरे भाई जब वो एक चक्कर पूरा कर रहा है तो उसका कुछ ओमेगा भी होगा, यानी उसका कुछ कोणीय वेग भी होगा।
वो कोणीय वेग होगा 15 साइन लैम्डा, ये हमें सिद्ध करवा रहा है। मतलब कोई फोकोलोलक है, आवर्तकाल में क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, अब वो कुछ स्पीड से चल रहा होगा, उसका कुछ ओमेगा होगा, तो वो ओमेगा है 15 साइन लैम्डा डिग्री प्रति घंटा। ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता चला ये ओमेगा है। देखिए क्यों पता चला, मेरे को आवर्तकाल का सूत्र पता है दोलन तल का कि 2 पाई अपॉन का कितना होता है ओमेगा। यदि मैं यहाँ से ओमेगा निकालूं तो 2 पाई अपॉन का टी हो जाएगा। अब देखिए 2 पाई तो ऐसे है, ऐसे टी फोकोलोलक का आवर्तकाल या दोलन तल अभी निकाला था हमने, कितना होता है 24 अपॉन का साइन लैम्डा, तो 24 और साइन लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 12। अब ये साइन लैम्डा, पाई कांस्टेंट है, साइन लैम्डा का जो मात्रक होगा वो कितना होगा, डिग्री होगा, और 12 क्या है यहाँ हावर्स है, तो डिग्री प्रति घंटा यानी ओमेगा है। ये इस प्रकार से निकाला जाता है। समझ में आ गया है जी। चलिए, तो ये था ओमेगा, मेरे को इस प्रकार से पता चला कि ये ओमेगा है। ये सिद्ध क्यों करवा रहा है कि भाई आवर्तकाल कर रहा है, वो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, अब वो कुछ स्पीड से कर रहा होगा, कुछ उसका कोणीय वेग होगा, वो है 15 साइन लैम्डा डिग्री प्रति घंटा। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए, तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको। सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि फोकोलोलक का दोलन तल हम जानते हैं। फोकोलोलक का दोलन तल यानी आवर्तकाल, फोकोलोलक का दोलन तल यानी आवर्तकाल कितना होता है बोलिए, t बराबर 2 पाई अपॉन क्या था, ओमेगा था कि नहीं। तो अगर उसको हम हल करते हैं तो ओमेगा की जगह में क्या बोला था, क्या आएगा, ओमेगा साइन लैम्डा, और ओमेगा साइन लैम्डा आएगा तो 2 पाई अपॉन का ओमेगा टी हो जाएगा। यानी मैं, आप याद रखेंगे, डायरेक्ट डेरिवेशन में नहीं चलते हैं फिर से। फोकोलोलक का दोलन तल 24 अपॉन का साइन लैम्डा होता है, 24 अपॉन का साइन लैम्डा होता है। समझ में आ गया। फोकोलोलक का दोलन तल 24 अपॉन का साइन लैम्डा होता है। अब मैं एक टर्म लिख रहा हूं, वो देखना ध्यान से। 24 अपॉन का साइन लैम्डा घंटे में यह 360 डिग्री घूमता है, यह 360 डिग्री घूमता है। ये क्या है, ये क्या लिख दिया, देखिए फोकोलोलक का आवर्तकाल हमें पता है 24 अपॉन का साइन लैम्डा होता है, पता है ना। अब इसका मात्रक कितना होता है, घंटा ही तो था, आवर्तकाल को हम घंटे में ले रहे हैं, तो 24 अपॉन का साइन लैम्डा घंटे में यह 360 डिग्री। कैसे, आवर्तकाल का मतलब क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। मान लीजिए आपका यहां से बिंदु चला है, ये यहां तक आ गया, यहां से चला यहां, तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल होता है। मान लीजिए वो कितना है, 24 अपॉन का साइन लैम्डा है, तो ये यहां से यहां तक आया तो 360 डिग्री घूमा कि नहीं, बोलिए 360 डिग्री घूम गया। तो 24 अपॉन साइन लैम्डा घंटे में यह 360 डिग्री घूमता है। तो फोकोलोलक 1 घंटे में घूमेगा, तब फोकोलोलक 1 घंटे में घूमेगा। तो फोकोलोलक 1 घंटे में घूमेगा। देखिए 360 तो ऐसे कैसे है, ये इसके भाग में चला जाएगा, तो साइन लैम्डा तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 24 क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा। जब मैं इसका भाग देता हूं यहां पर, तो मेरे पास आता है कितना, 15, और ये आ जाता है मेरे पास 15 साइन लैम्डा डिग्री प्रति घंटा। ये हमने क्या कर दिया है, हैंस प्रूफ कर दिया है। ये क्या कर दिया है हमने, हैंस प्रूफ। 360 साइन लैम्डा अपॉन का 24, 15 साइन लैम्डा डिग्री प्रति घंटा। अब देखिए दोबारा से मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन बहुत छोटा है। फोकोलोलक का दोलन तल यानी आवर्तकाल, मैंने बता दिया आवर्तकाल कर रहा है। अब ये कण यहां से यहां आया तो एक चक्कर पूरा, मतलब एक आवर्तकाल पूरा, तो एक इस कोई कोणीय वेग भी होगा, वो कोणीय वेग इतना है, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन तो था ये। अब हमें जानते हैं कि फोकोलोलक का दोलन तल यानी आवर्तकाल 24 अपॉन का साइन लैम्डा घंटा होता है। तो 24 अपॉन साइन लैम्डा, एक आवर्तकाल का मतलब कण यहां से गया यहां तक, तो 360 डिग्री घूमा, तो 24 अपॉन का साइन लैम्डा घंटे में यह कण 360 डिग्री घूमता है। पता चल गया 360 डिग्री घूमता है। तब फोकोलोलक 1 घंटे में घूमेगा, तो इसका जब भाग दे दिया हमने, अब वो 1 घंटे में घूमेगा, तो जब ये इसका भाग दिया तो 15 साइन लैम्डा हमारे पास आ गया। मतलब कि 1 घंटे में
उसका जो कोणीय वेग होता है ओमेगा होता है, या क्या बोलते हैं उसको घूर्णन करता है, वो होता है 15 साइन लैम्डा डिग्री पर हावर। तो इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया भाई 360 डिग्री में है ना, 24 का साइन लैम्डा घंटे में यह 360 डिग्री घूमता है। इतने घंटे में यह 360 डिग्री घूमता है। तब फोकल लोलक 1 घंटे में कितना घूमेगा? तो 1 घंटे में हमारे पास यह 15 साइन लैम्डा डिग्री घूम जाता है। यही हमारे पास क्या करवा रहा था, एक प्रूफ करवा रहा था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नोट करें, कर लिया नोट? चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस समझना है हमें और मात्रकों को देखकर हमें समझना है कि ये किसका मात्रक है, कौन सी है राशि। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में एक वस्तु 100 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो 60 डिग्री अक्षांश पर पूर्व की ओर विक्षेप का परिकलन करो। देखिए, मैंने बताया था, 2 एप्लीकेशन बताए थे आपको। जब भी कोई वस्तु उत्तरी गोलार्ध से फ्रीली ड्रॉप की जाए तो उसका विस्थापन पूर्व की ओर होता है, किसके कारण? कोरिलियस बल के कारण। और यदि हम ऊर्ध्वाधर दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में फेंकते हैं तो उसका विस्थापन कोरिलियस बल के कारण पश्चिम की ओर होता है। दोनों के विस्थापन सूत्र थे, वो सूत्रों का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को सूत्र याद है, क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है उसके, ये मैं बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके। और जिसके सूत्र ही याद नहीं है उसके प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो समझने वाला कुछ पर्सन है नहीं। ऊंचाई दी है, लैम्डा दिया है, सूत्र लगाओ, विस्थापन सूत्र। विस्थापन तो पता चल गया, किधर होगा, किधर होगा? पूर्व की साइड होगा, क्योंकि यह गिर रहा है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध, मतलब नीचे की ओर फ्रीली ड्रॉप है तो कोरिलियस बल पूर्व की ओर लगेगा। तो इसका विस्थापन हमें x डैश यानी निकालना है। सोल्व देखिए, सबसे पहले हम लिखने का तरीका हमें पता है। 2 गिवन क्या क्या दिया है हमें? h दिया है 100 मीटर, ठीक है, लैम्डा दिया है 60 डिग्री, और हमें क्या निकालना है? x डैश निकालना है, यानी विस्थापन समीकरण निकालना है जो कि पूर्व की ओर होगा। अतः अब हम किसका सूत्र लिखते हैं? विस्थापन समीकरण होगा, अतः विस्थापन होगा x डैश इज इक्वल टू। अब विस्थापन सूत्र क्या होता है? जब भी किसी पिंड को, कण को उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो उसका सूत्र मैंने लिखा रखा है आपको, 1/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर कितनी होती है? 3/2। ठीक है, 3/2 होती है। 1/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर 3/2। इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब मैं इसको और आपको एक इजी करके यही सूत्र दूसरे सूत्र में कन्वर्ट करता हूं। देखिए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, 2h अपॉन जो जी है वो क्या लिखा है हमारे पास? 2h अपॉन जी की पावर 3/2 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2h अपॉन जी की पावर 1 और 2h अपॉन जी की पावर 1/2। अब देखिए, आधार क्या है? दोनों के समान है। आधार क्या है? दोनों के समान है, लेकिन घातें क्या है? अलग अलग है। तो जब भी आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। 1 और 1/2 को यदि मैं जोड़ूं तो 3/2 आ रहा है, मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं। तो x डैश का मान हो जाएगा 1/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी गुणा रूट में क्या आ जाएगा? 2h अपॉन जी। अब जी से तो जी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x डैश क्या आ जाएगा? देखिए, इस 2 को मैं आगे ले आता हूं तो 2/3 ओमेगा एज इट इज, h एज इट इज, कोस लैम्डा भी एज इट इज, और अंडर द रूट आ गया 2h अपॉन जी। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, विस्थापन समीकरण हमारे पास आ गया है, मान रखने हैं। अब ओमेगा का जो मान है वो है हमारे पास 7.29 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। इसको मैं लिखूंगा आसान करने के लिए 7.3 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि 29 है वो 30 के बहुत करीब है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 7.30। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7.30। अब पॉइंट क्या, जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 7.3 वैसे भी मैंने लिख दिया है। अब आइए मान रख दीजिए, 2/3 तो ऐसे की ऐसे, ओमेगा की वैल्यू 7.3 इंटू 10⁻⁵ है। h का मान कितना है? 100 है। 100 की जगह मैं 10⁻2 ही लिख देता हूं। कोस लैम्डा यानी कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब देखिए, अंडर द रूट 2 गुणा h का मान कितना है? 100 और g का मान कितना है? 9.8। अब ये मैंने क्यों किया है इसको?
हल करने के लिए, ओ ताकि आप आसानी से हल कर सके। अभी देखना आप बिल्कुल आसानी से इसको हल कर देंगे। देखिए दोबारा कुछ भी नहीं किया है, फॉर्मूला हमें पता था ये वाला, इसको हम ये लिख सकते हैं। बिल्कुल आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, आप खुद भी ये कर सकते हैं। और इस प्रकार लिख दिया, ओमेगा की वैल्यू भी रख दी है, एच की भी रख दी है, कोस लैम्डा की ये भी रख दी है। अब बस इसको क्या करना है, हल करना है। तो अब हम इसको हल करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको हल करेंगे। ये 2/3 ऐसे कैसे हैं, 2 से 2 तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास, 1/3। तो x डैश इज इक्वल टू 1/3। 7.3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 73/10। कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 की घात -5, 10 की घात 2 कितने आएगा, 10 की घात -3। -5 में से 2 गया तो 10 की घात -3 आ गया। यहाँ तक अपने हल कर लिया। ये देखिए अब मैं यहाँ पर एक टर्म बता रहा हूँ आपको, इसको मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। देखिए 2 गुणा 100 गुणा 9.8। अब मैं जैसे ही 10 हटाता हूँ 10 नीचे आएगा और ये 10 कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो अंडर द रूट 2 गुणा 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 98। ये का कैंसिल हो जाएगा, 49 का वर्ग करता हूँ तो 7 आएगा, यानी 1/7 बाहर आ गया। अंडर द रूट अंदर क्या बच गया, 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/7। 100 गुणा 10, 100 बाहर आएगा तो 10/7 के रूप में आएगा। अंडर द रूट 10/7 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.16 होती है। अंडर द रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 3.16 होगी। समझ में आ गया। तो इसका पूरा जो हमने सॉल्यूशन किया है वो कितना आया है, यहां लिख देता हूं मैं, गुणा 10/7 गुणा 3.16। ये आप चाहे से आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप फटाफट से। कर दिया नोट। तो अब हम चल रहे हैं इसके अगले वाले पड़ाव पर। अब मैं पूरा हल कर दिया है मैंने इसको इस तरीके से, तो डायरेक्ट लिख दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए यहां पर 10 से 10 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x डैश इज इक्वल टू 73 मल्टीप्लाई 3.16 10⁻⁻3। समझ में आ गया, 10⁻⁻3 हो गया है हमारे पास। अब देखिए जब मैं इसको गुणा करूंगा 73 इंटू 3.16 को गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है x डैश इज इक्वल टू 10.68 और ये आ गया 21 गुणा 10⁻⁻3। कितना आप हल कर सकते हैं इसको, कैलकुलेटर की सहायता से भी कर सकते हैं। कितना आ गया, 10 की घात -3 आ चुका है। अब देखिए जब मैं इसमें 21 का भाग देता हूं, तो मेरे पास आता है ये x डैश इज इक्वल टू 10 गुणा 10.98 गुणा 10 की घात -3। 10 की घात -3 समझ में आ गया। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10.98 11 के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 11 गुणा 10 की घात -3 मीटर। 11 गुणा 10 की घात -3 मीटर। यदि हम इसको और हल करना चाहें, तो 10 की घात -3 को मैं इसके नीचे ले जाऊंगा तो मेरे पास आएगा 0.011 मीटर। समझ में आ गया कैसे आया, 11/1000। तो 3 अंक छोड़ के क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। 1 2 3 अंक छोड़ के 0 लग गया, तो मेरे पास ये आ गया इसका आंसर 0.011 मीटर। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? कोई नहीं है। देखो गणनाएं बिल्कुल आसान करनी पड़ेंगी आपको। इसी गणना को आसान करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये दिया था, ये सूत्र याद है, जो कर देगा कर दिया, तो ये कर दिया और यहाँ पर केवल मान रखा है, कैलकुलेशन की है बिल्कुल इजी तरीके से। ये आप क्वेश्चन, ये जो कैलकुलेशन आप रफ कॉपी में ट्राई करेंगे पहले, फिर नहीं होता है तो फिर कैलकुलेटर की सहायता लेनी है, अन्यथा आप रफ कॉपी में करेंगे। मैं एक बात और बता दूं, एग्जाम में इतनी हार्ड लैंग्वेज मतलब हार्ड इक्वेशन नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल इजी आएगा। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। इस समझ में आ गया होगा, नोट करिए। कर दिया नोट। चलिए तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास, तीनों ही अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो 2 क्वेश्चन 4 करो, लग के कॉन्सेप्ट क्लियर, एक ऊर्ध्वाधर पिंड वाला उसका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम पहले पढ़े थे इसको, आभासी बल छद्म बल, बहुत दिन हो गए होंगे आपको पढ़े, मेरे को पता है रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए 20 किलोग्राम के एक पिंड पर छद्म बल। अब छद्म बल क्या था? वास्तविक बल नहीं था, यह किसी कण पर कार्यरत बल था। किसी भी कण, छद्म बल क्या है? ऐसा बल जो किसी कण पर वास्तव में कार्यरत नहीं है, लेकिन त्वरित निर्देश तंत्रों की गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। ये तो समझ में आया। और ये कहां लगता है? वास्तविक बल जिस दिशा में पिंड या कण या वस्तु त्वरित हो रही है उसके विपरीत दिशा में, समझ में आया? छद्म बल तथा कुल बल का मान ज्ञात कीजिए, जबकि त्वरण इतना दे रखा है आपको। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या दिया है? 2 गिवन, हमें दिया है कि जो मास है हमारे पास वो है 20 kg। हमारे पास एक्सीलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मैं ए नोट मान लेता हूं। अब देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक 20 किलो एक पिंड गिर रहा है मेरे पास 20 kg का नीचे की ओर, और ए नोट त्वरण है इसका। क्या है? ए नोट त्वरण है। तो ए नोट त्वरण है तो इसका जो आभासी बल है विपरीत दिशा में लगेगा, एफ इज इक्वल टू माइनस का एम ए नोट। ये तो समझ में आ गया। आभासी बल किधर लगता है? जिस दिशा में निर्देश तंत्र त्वरित हो रहा है उसके विपरीत दिशा में आभासी बल लगता है। तो ए नोट त्वरण से 20 किलोग्राम का पिंड नीचे की ओर आ रहा है, तो आभासी बल उसके विपरीत दिशा में एफ इज इक्वल टू माइनस का एम ए नोट लगेगा। लिफ्ट के उदाहरण से समझाया था। तो इसका जो हम छद्म बल है वो निकालते हैं पहले। छद्म बल का मान कितना है? एफ इज इक्वल टू माइनस का एम ए नोट। एफ इज इक्वल टू माइनस एम का मान कितना है? 20, ए नोट का मान कितना है? 6। तो ये हो गया माइनस का 120 न्यूटन। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए, इसका जो एम जी है वो नीचे की ओर लग रहा है। अब यदि एफ टी यानी कुल बल निकालूं मैं, तो कुल बल कितना हो जाएगा? एम जी, और ये किधर है? उसके विपरीत दिशा में है, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस का एम ए नोट। तो एफ टी इज इक्वल टू एम जी। अब ये वाला एम जी निकालू मैं, तो एम का मान कितना है? 20 गुणा जी का मान 9.8, और ये जो छद्म बल है मेरे पास ये ऑलरेडी आ चुका है, ये कितना है? माइनस का 120 न्यूटन। अब देखिए, यह माइनस का हम 120 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? ये अलग से मैंने निकाला है छद्म बल, जो किसके साथ आएगा? चिन्ह सहित आएगा। ये क्या है? कुल बल है। अब एक बात बताइए आप कि जब हम कुल बल निकालते हैं तो देखिए एम जी नीचे की ओर है, एम ए नोट ऊपर की ओर है, तो हमारे पास कुल बल हमेशा क्या आता था? एम जी माइनस का एम ए नोट, यही आता था। और यदि ये ऊपर की ओर जा रहा था और ये नीचे की ओर है तो हमारे पास प्लस आ जाता था। लिफ्ट वाले उदाहरण खोल के देखना यदि आप भूल गए हैं तो। एम जी नीचे की ओर था तो एम ए नोट ऊपर। एक्चुअल में कुल बल तो यही है, तो एम ए नोट का मान यहाँ कितना है? 120 है। यहाँ कितना है? एम का मान 20 है और ये 9.8 है। समझ में आ गया? इस प्रकार से है हमारे पास। अब देखिए, माइनस का ये क्या है? 120। आप कहीं माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप आभासी बल निकलवा रहा है कुल बल। आभासी बल में ऋणात्मक चिन्ह 7 आता है, कुल बल में फॉर्मूला ये होता है। कुल बल का फॉर्मूला ये होता है। तो कुल बल में हम मान रखेंगे, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 196 माइनस 120, और जब मैं इसको हल करता हूं तो मेरे पास आता है 76 न्यूटन। ये इसका आंसर आ चुका है। बस कंफ्यूजन ये भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। कंफ्यूजन कहाँ होता है? जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए उनमें कंफ्यूजन वाला ही है। समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये दिया हुआ है छद्म बल, मैंने बता दिया छद्म बल त्वरित निर्देश तंत्र के विपरीत दिशा में लगता है। मतलब जब छद्म बल की बात होगी तो नेगेटिव साइन 7 आएगा। क्लियर है बात? नेगेटिव साइन 7 आ गया। छद्म बल की बात कर रहा हूं मैं। जब टोटल बल होगा तब हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप में है। दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो एम जी नीचे की ओर है, एम ए नोट ऊपर की ओर है, तो विपरीत दिशा में है, तो एम जी माइनस एम ए नोट। अब आप बोलेंगे एम ए नोट हमने पहले निकाला है तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो है हमारे पास एम ए नोट, उसकी ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे। ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नोट करें। कर लिया नोट? चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं।
तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जो कि हम आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। 4 क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड आता है। मैं बता देता हूँ, एक तो आभासी बल या छद्म बल से बढ़ने के चांस हैं, वो मैंने बता दिया। दोनों कॉन्सेप्ट क्वेश्चन खूब हैं, आप भी हल कर सकते हैं, लेकिन जो आपसे नहीं होगा मैंने वो बताया। यहाँ अधिकांश बच्चे जो लास्ट का क्वेश्चन है वहाँ माइनस की जगह प्लस कर देते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा था, उसमें फॉर्मूला याद रखना है तो ही होगा। यदि वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर आ जाए उसमें फॉर्मूला याद रखना है। और 2 क्वेश्चन मैंने फोकोलोलक के, जो कि वहीं आते हैं, बार बार वहीं पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी मैकेनिक्स की बुक है उसका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती है। चैप्टर 3 जो है हमारे पास वो भी कंप्लीट होता है। अब हम कल स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 चैप्टर 4। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें लगातार, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वहां तक शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी अपनी स्टडी को जारी रख सकें या शुरू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई यूनिट के साथ, नए चैप्टर के साथ और नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।